हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। तो आज का चैप्टर है सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10। वैसे नोट्स भी इसको बोल सकते हो, आप उसको नोट्स लिखना तो आप लिख लीजिए, जो मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपका टीचर आदित्य मल्होत्रा, जो आपको मैं समझाऊँगा। और ऐसे अब हमारा इंस्टा भी है और फेसबुक भी है हम, तो आप उस पर हमको फॉलो कर सकते हैं, ब्रेन स्टडी एजुकेशन। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा इसमें नीचे। तो अब शुरू करते हैं। ये पूरे आज 4 टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी इस चैप्टर का। अब इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटी। बाइट लेते हैं आज। हाँ, those activity which generate some income are known as economy activity. Those activity which can generate some income, जैसे आपके फादर कुछ भी काम करते हैं, कोई भी आपकी फैमिली काम करता है, उसको कुछ इनकम मिलती है, तो हम उसे इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, a computer engineer create a software for profiting is making money from his work. वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, पब्लिश करता है और उसको उससे इनकम मिलती है। सेम। और बाकी तो ये जो यहाँ पे लिखा है द डिवीज़न ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पॉज कीजिए वीडियो, ये नोट्स लिख लीजिए, आप वीडियो भी देखिए, नोट्स भी लिख लीजिए, जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट हो और आपको समझ में भी आए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और जो नोट्स दिख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट, कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इन 3 सेक्टर को कंपेयर करना है। एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमी activities goes around in all 3 sectors and it's make almost impossible to take account of each every such activities. ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी हर एक इकोनॉमी सेक्टर में आती है, घूमती है एक दूसरे के। जैसे खेती बाड़ी हो गई, इकोनॉमी एक्टिविटी में आती है, सर्विस प्रोवाइड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक इकोनॉमी एक्टिविटी के सराउंड आती है। तो हम उसको एक कंटेन में, एक नोट में लिखना कि इसने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम उसके लिए हमेशा फाइनल इनकम चेक करते हैं, मतलब कि फाइनल क्या मिला हमको उसका, तो हम वही चेक करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो पॉज कीजिए, लिखिए और समझिए, और कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके ओपन कर सकते हैं, उसमें इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं। क्लास 9 के प्लान सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, और भी वीडियोस डले हुए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। तो उसको भी दबाइए, और आपको अदर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हम लोग आपको इस यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज़ जीडीपी? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। जो हम जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमको 10 रुपीज़ मिला, सेकेंडरी से 20 और टर्शियरी से 30, तो इसका टोटल कितना होगा 60। ओके, तो इसे हम जीडीपी कहते हैं, जो तीनों को टोटल मिलता है। और जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा जीडीपी होगी, वो कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ सबसे अच्छी होगी। अभी टॉप में यूएस कोई है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, इंडिया 70 के 80 के आसपास है, जो तो होगी जीडीपी के बारे में। अब ये इकोनॉमी सेक्टर्स में 3 सेक्टर कैसे बने, अब उनके बारे में दास्ता है। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 7 पॉइंट, इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए। जो लिख नहीं रहा है तो तब भी लिख लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आया है। हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है उसका, बोर्ड एग्ज़ाम का। जब हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा, उस पर हम पढ़ाई भी करेंगे, और हर एक चैप्टर में हमारे पास पर्सनल क्वेश्चन पेपर भी है। जब ये चैप्टर क्लोज होगा तो एक उस पर क्वेश्चन पेपर डालूंगा मैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा
and initial stage of development, primary sector was the most important sector of economic activity in a country. तो स्टार्टिंग जब 90s का ज़माना था तो इससे सबको खेती बाड़ी आती थी, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता था, तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था कंट्री का। यहाँ पर प्राइमरी फर्स्ट पे था। with the innovation in farming matter, agriculture sector began to produce such more food than before। ये भी उसी का पार्ट है कि भाई इनोवेशन हुआ, ट्रैक्टर्स आए, सब आया, स्टोरेज बढ़ा, तो उसके कारण फूड और प्रोड्यूस होने लगा। तो फूड और प्रोड्यूस होने के कारण people start working in industries, some people also get innovated in transportation। अब इतना सामान बन गया, खाना आना लेकिन अनाज, तो उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, इंडस्ट्रीज में जाना पड़ा जॉब करने, और वहाँ से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी ग्रोथ आई। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। फिर ये भी प्राइमरी सेक्टर के साथ बढ़ गया ऊपर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल कमिंग इन लार्ज नंबर्स, तो ये सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने लग गया, नॉर्मल थिंग है। दिस लीड टू स्टार्ट ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। तो ट्रेजरी सेक्टर आया जिसके कारण उनको बैंकिंग से लोन ले सके कंपनी, हेल्थ केयर देने पड़े, और जो चीज़ कैसे काम करती है उसका एजुकेशन, तो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी। This service sector can become the most important sector in the terms of total production and start the employment more people। तो ये 2.1 हो जाएंगे आपके यहाँ पर, जिसके कारण ये ट्रेजरी बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा पूरा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये आपका सेकेंडरी, और ये बन जाएगा प्राइमरी। ये ऐसे कैटेगरी में डिवाइडेड है, सेकेंडरी के 2 हैं, प्राइमरी के भी 2 हैं, ट्रेजरी के भी 2 हैं। तो ये नॉर्मल जो टॉपिक था, अब आगे चलते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस हैं उसमें, और आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे कंटिन्यू, आपको हमें फॉलो करना है। और उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको कंपलसरी दूंगा, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है क्वेश्चन पेपर के लिए, वो CBSE के, तो आप टेंशन मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम तो अच्छा पास कर ही लेंगे हम लोग, वो भी 70% से ऊपर। इन द पीरियड ऑफ 1973 to 1974 द प्राइमरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम GDP। 90s का ज़माना था उस टाइम, पिछले स्लाइड में पढ़े ना कि 90s के ज़माने में, 1970s के, तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसी के कारण तब भी तो वो GDP सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड करता था। बट इन 2013-14 मतलब कि 2013-14 आते वक्त when tertiary sector has contribute maximum in GDP, now the question why is there are various factors behind his, let us read in detail। तो क्यों भाई 2013 और 14 के आते आते ट्रेजरी सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP क्यों कंट्रीब्यूट करने लगा, तो यहाँ देखते हैं हम। The factor behind the shifting in contribution in GDP, the development of agriculture industries, agriculture industries lead to develop of services such as transportation, trade, storage and banking। The greater development of primary and secondary sector more would be depend on such a services। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एंड बैंकिंग, लोन लेने के लिए, तो उसके कारण ट्रेजरी सेक्टर को और सपोर्ट मिला और वो स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसके कारण ट्रेजरी सेक्टर और टॉप पे आया। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया, अभी तक मैं जितना लेक्चर दिया हूँ, ये जितने भी यहाँ नोट्स लिखे हैं पॉइंट्स, इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और आपके टीचर इनको करेक्ट कहेंगे कि सही है, तो आप लिख लीजिए प्लीज़। वेयर आर द मोस्ट ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयमेंट, कहाँ ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयमेंट है। अब 70s की हम बात करें, 1970s की, 40% पीपल्स आर कंट्रीब्यूट इन प्राइमरी सेक्टर, 40% पीपल काम कर रहे थे उसमें। सेकेंडरी सेक्टर में से 12,
और हमारे ट्रेजरी में 48 1970s की, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड था 1972 से लेकर 1973 तक 74 पीपल्स आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, वाइल दिस सेक्टर 15% आर इन्वॉल्व इन ट्रेजरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे सिर्फ 74 थे 1972 तक, और ट्रेजरी में सिर्फ 15% थे, और 1% हमारा सेकेंडरी हो गया। बट 2013 के आते वक्त, मतलब 2013 के बाद ही ले लीजिए 14, द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेजरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड एंड रीच टू 67%। तो 67% तक पहुंच गया था हमारा ट्रेजरी सेक्टर का परसेंटेज। तो प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस हो गया और 12% तक पहुंच गया। तो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू द लार्ज एम्प्लॉयमेंट 2011 और 12 में भी, तब भी वो लार्ज एम्प्लॉयमेंट देता था, हम नहीं देता क्योंकि ट्रेजरी सेक्टर आ गया। और अब कोरोना वायरस हो गया है तो ट्रेजरी सेक्टर सबको जॉब दे रहा भी। डिगनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है? मोर पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर देन दे एंसेस्ट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, underemployment is hidden the concentrate to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. It is called as disorganized unemployment. मतलब कि जैसे फार्मर है, वो खेती कर रहा है, उसे फसल हो गई, ठीक है, ये हाँ हमारा प्यारा सा फार्मर बन गया। उसने खेती की 1st मंथ से लेके 4th मंथ तक, और उसे 5th मंथ के आते आते उसने हार्वेस्ट किया, और उसने 10th मंथ कुछ काम नहीं किया। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? 5 मंथ्स का। तो 5 मंथ्स अनएम्प्लॉयमेंट रहा नॉर्मली। तो हम इसको सीजनल क्रॉपिंग बोल सकते हैं, क्या सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल क्रॉपिंग मत लिखना, सीजनल एम्प्लॉयमेंट लिखना फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स के लिए खेती होती है। तो इतने महीने खेती करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रहता है, और इतने महीने खेती नहीं करते वो उतने वक्त एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता उनके पास। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ये। अब गवर्नमेंट ने कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम कैसे दें? तो ग्रेडिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, मतलब लोगों को ब्याज कम देना लगे, इंटरेस्ट, और लोन भी अच्छा खासा मिले। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग डैम्स एट सुटेबल प्लेस, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, डैम्स बनाए जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वैसे, और उन्होंने स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्रीज़ किया उसमें, जैसे स्टोरेज भी ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा हो, जैसे सामान आए और सामान जल्दी से जाए। प्रमोटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सच एज माइन एंड हनी कलेक्शन सेंटर्स, उन्होंने माइंस और हनी कलेक्शन सेंटर्स को भी इंट्रोड्यूस किया और प्रमोट किया उनको। इन फेसेस उनने एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर खोले जिससे लोग और सीखें और समझें, और जहाँ पे पोटेंशियल एरिया क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल एरिया कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट साइट। टूरिस्ट साइट में गवर्नमेंट डेवलप करेगी, टूरिस्ट आएंगे, पैसे लेंगे टैक्स पे, और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाइक मेकिंग वेल और पंप नियर फार्मर, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्डिंग हॉस्पिटल, ये नॉर्मल चीज़ है। उनमें से कोई 5 पॉइंट लिखे ना। मनरेगा आप सबको पता है, तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, तभी बता देता हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 नोन एज मनरेगा 2005। अब मनरेगा 2005 के अंदर क्या होता है? जो वहाँ के रूरल एरिया होते हैं, रूरल एरिया के पीपल होते हैं, उनको 100 डेज गारंटीड मिलता है एम्प्लॉयमेंट हर एक ईयर, और इनफैक्ट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती उनको ड्यूटी 100 डेज़ की, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भाई इस साल हम नहीं दे पाएंगे आपको ड्यूटी। नॉर्मल सी चीज़ें, ये 3 आपको पॉइंट लिखने हैं मनरेगा के बारे में, वैसे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको सबसे अच्छे वीडियो भी दिखा दूंगा
कि आपको किन वीडियो को फॉलो करना चाहिए और किन को अच्छे से ढूंढना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूंगा। तो ये है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जो गवर्नमेंट में रजिस्टर होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये बन गया हमारा, जो गवर्नमेंट रजिस्टर होते हैं और जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। पर ऑर्गेनाइज्ड उसका अपोजिट है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज में ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। अब वर्कर जो ऑर्गेनाइज में काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और अनऑर्गेनाइज अपोजिट, मतलब उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब कभी भी लात मार के भगा दिया जा सकता है। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि गवर्नमेंट जो जॉब है, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उन 48 आवर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कि आप 6 आवर ड्यूटी करेंगे, 6 से 9 आवर्स। पर आप अनऑर्गेनाइज मतलब कि प्राइवेट में जाएंगे तो आपको अनपे ओवर टाइमिंग वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि आपको टाइम फिक्स नहीं होगा। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव मिलती है, मतलब पेड लीव मतलब कि इस बंदे को इस महीने से 30 छुट्टी चाहिए, मतलब 30 इस साल में उस बंदे को तो 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो हर साल को 100 दिन मतलब कि कंफर्म रहता है, कुछ नहीं घटेगा। 100 है तो 100 से नहीं घटेगा, बढ़ाना तो बढ़ा सकते तुम। अब यहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर मिल सकती है, फंड नॉर्मल। पर अनऑर्गेनाइज में इसका अपोजिट हो जाता है, तो इसका नो लिख देना अनऑर्गेनाइज का। एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे, तो इनको लिख लीजिएगा। मैं आप भी बोल रहा हूँ, एंड तक देखिएगा वीडियो और ये सारे नोट्स लिखते जाइएगा, पॉज कर लीजिए और लिखते जाइए, देखते जाइए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट क्या है? द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द assessed and provides all the services, example railways और पोस्ट ऑफिस। ये इतना पूछा नहीं जाता है ये टॉपिक। पब्लिक सेक्टर क्या है? ऑनरशिप ऑफ assessed and delivery of services is in the hand of private individual और कंपनीज। ये इतना मेन नहीं है टॉपिक। तो अब हम यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी कि फ्रेंड्स, मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, 30 के आसपास बन चुके हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया स्टार्टअप। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और वीडियोस आपको दिखा सकूँ और मैं अपने सिस्टम को अपग्रेड कर पाऊँ, जिससे आप लोग को अच्छे से टीचिंग हो पाए और मैं आपके लिए लाइव भी आ पाऊँ। और मैं आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूँगा। तो जैसे मेरे पूरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं बुक के, जैसे मेरे चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे 10th क्लास के, तो एक मैं शॉर्ट और क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। लाइक नहीं करना है तो सब्सक्राइब करना, देखना ज़रूर हर एक वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। पर सब्सक्राइब तो कर ही देना, लाइक नहीं करना तो मत करना, डिसलाइक करना तो चलेगा, ओके। पर कमेंट लिखना क्यों डिसलाइक किया, ओके। और मैं एक होमवर्क देके जाता हूँ कि बताना है कि इंडिया की जीडीपी कितनी है और कौन सी रैंक पर है, और श्रीलंका की जीडीपी कितनी है, कौन सी रैंक पर है, और टॉप पर कौन है। ठीक है, ये मेरा होमवर्क है। और जो पहले आंसर देगा उसको मैं अपने न्यू वीडियो में उसकी फ़ोटो और उसके नाम के साथ लाऊंगा स्क्रीन पे। और जिसमें आपको जो डाउट होगा डाउट भी लिखना, डाउट लिखना, पहले आंसर लिखना, फिर डाउट लिखना उस सेशन से रिलेटेड, और कैसा आपको लगा वो भी लिखिएगा। तो जो सबसे पहले करेगा इन 24 आवर्स के 48, मतलब कि आपको मैं सिर्फ 2 डेज देता हूँ कि 3 डेज, मतलब आपको जितना टाइम लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ कि, और टेलीग्राम पे भी आऊँगा मैं, और इंस्टा पे तो है ही, और फेसबुक पे भी है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। तो सी यू, बाय बाय।